सरकार से बस यही चाहते हैं कि हमारी नौकरी किसी भी तरह से सेव किया जाए, क्योंकि गलती तो हमारी नहीं थी सर। पर हमें ये उम्मीद है कि हर वनवास के बाद एक राम राज्य आता है। उसी राम राज्य की उम्मीद में हम सरकार से उम्मीद लगाते हैं। हमारी नौकरी से ही हमारे बच्चे का भी भविष्य बनेगा और वहाँ के भी बच्चों का भविष्य बनेगा। कोर्ट के एसी रूम में बैठ कर जो फैसला दे दिया गया है उसको आज सर्वमान्य मानकर क्या बोलते हैं, आज हम पे वो थोपा जा रहा है। कहीं पर बीच में जंगल आ गया तो इसी फुटपाथ में सो जाते थे, और 350 किलोमीटर से हम लोग सारे पैदल चल के आए हैं, जहाँ से पैदल आते आते हमारे पैरों में छाले तक पड़ चुके हैं। हमारी जॉब को मत छीने, हमारे बूढ़े माँ बाप अभी भी घर में है। हमारे देश का कानून ये कहता है कि 100 दोषी भले ही छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम 2897 बिना दोषी की ही सजा भोग रहे हैं। परमिशन मिला था लेकिन एंड मौके पर अचानक ऐसे परमिशन मतलब कैंसिल हो गया, ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। सरकार के पास ऐसे विगत रास्ते हैं सर कि हमको सेम पे ग्रेड पे क्या बोलते हैं, हमको दूसरे पद पर समायोजित कर दे। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे सर कि हमारी नौकरी बचाया जाए। मैं बस सरकार से अनुरोध कर सकती हूँ कि हम लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं वो भी इतने दिन से, तो बस हम लोग की नौकरी को किसी भी तरह सुरक्षित करें। उसके बाद आत्मदाह करने के अलावा और क्या सामने क्या है, क्या आ सकता है? एक ही नारा, एक ही मान, समायोजन समायोजन, एक पुण्य आवतन, समायोजन मांगा उसमें क्या होता है, हमने सुना है कि जो कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, वो अपनी कहानियों में जरूर बताता है कि वो किसी समय स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा था। लेकिन आज देश का शिक्षक जो देश की नींव रखता है, जो पूरे देश को चलाने का तरीका सिखाता है, देश में सामाजिक तरीकों से कैसे जिया जाता है, इन सारी चीजों का ज्ञान देते हैं, वो खुद स्ट्रीट लाइट्स के नीचे आ चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि जो सारे शिक्षक हैं छत्तीसगढ़ के 3000 बीएड शिक्षक आज धरने पे बैठे हुए हैं, सर्द रातों में, तकलीफों के बीच, फिर भी उनके हौसले में कमी नहीं है। हालांकि एक तरह से बोला जाए तो ये कोर्ट के निर्देशों के बाद भी यहाँ पर डटे हुए हैं। तो इनमें बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन फोर्स, ह्यूमैनिटेरियन पावर देखने को मिलती है। आज हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि इनकी जो फीलिंग है, इनकी जो एनर्जी है, उसमें कमी नहीं आ रही है इतनी सर्द रातों के बावजूद। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम त्रियुगी नारायण देवांगन है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बड़ौदा सीपत से आया हूँ सर। बड़ौदा सीपत। ओके। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मुराद साहू है, मैं प्रेमनगर ब्लॉक में पोस्टी है सर। ओके। तो यहाँ पर आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं और आप लोग, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कोर्ट से वर्डिक्ट आ चुका है, तो कोर्ट तो अब अपना दे चुके हैं, जो भी उनको फैसला करना था, फिर जो भी हाथ में था, सरकार के हाथ में था। आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? जी सर, हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि हमारी नौकरी किसी भी तरह से सेव किया जाए, क्योंकि गलती तो हमारी नहीं थी सर। क्योंकि एग्जाम ने सभी दिया है, चाहे वो बीएड हो या डीएड है, सबके लिए था नियम। अगर एग्जैक्टली अगर कहीं पर भी कोई समस्या थी तो सर वो एनसीटी के नियम एक गजट के अनुसार थी। पर हमारी तो कोई समस्या नहीं थी सर, हमारा कोई वो नहीं था कि ये वो हमें एक तरफ से बाहर कर दिया जाए। नियम तो सभी के लिए समान थे, पर एक अचानक एक डिसीजन के नाम से सर हम बेघर हो रहे हैं। पर हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे सर कि हमारी नौकरी बचाया जाए। आई एम डॉक्टर अविनाश। ओके। आई एम एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अंबिकापुर एज वेल एज एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर सीएसआईटी दुर्ग। ओके, सो यू आर एन एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर। या ओके, मतलब आपकी तो एक एकेडमिक जर्नी बहुत लंबी रही है, आपने बहुत सारी पढ़ाई करी है। 12 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स हैं, अमेरिका में भी, लंदन में भी। इस लेवल के शिक्षक अगर आज हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में धरने पर बैठे हैं तो मामला बहुत संगीन है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं ये। ना जनता की गलती है ना सरकार की गलती है, इसमें देखेंगे तो नियम सिस्टम इज विच कांट बी ब्रोकन। पर हमें ये उम्मीद है कि हर वनवास के बाद एक राम राज्य आता है। उसी राम राज्य की उम्मीद में हम सरकार से उम्मीद लगाते हैं, क्योंकि सरकार की बेसिक डेफिनेशन ही है गैर लाभकारी जन कल्याण की नियोजन की संस्था, जो सार्वजनिक संसाधनों को समान रूप से वितरित करती है। पर एक एक बच्चे को ज्यादा दे, दूसरे को कम, ये गलत है। यदि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो अयोग्य हो गया, ये तो गलत है। सर मेरा नाम सोमेश गुप्ता है और मैं सहायक शिक्षक हूँ, चारामा में पोस्टेड हूँ, धमतरी में रहता हूँ। हाँ सर, इतना ठंड में हम लोग अपना नौकरी बचाने के लिए यहाँ पे दर दर भटक रहे, सो रहे हैं। मैं एक एक नेता, 90 विधायक है हमारे राज्य में, 90 विधायक उसके मैं हमारी जगह रख के अपने आप को देखे सर, अपने एक दिन अपने बेटों को ठंड में घुमा के देखे रात में,
उनको कैसा लगता है आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। एक बार तैयारी करके देखें, एक बार नौकरी लगने के लिए, हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ, लेकिन एक बार नौकरी लगने के लिए तैयारी करके देखें। भगवान कसम कह रहा हूँ, नौकर नेता बनना उनको आसान लगेगा, लेकिन ना नौकरी लगना ना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। उस कंडीशन के बावजूद हम लोगों ने दिन रात 15-17 घंटे पढ़कर तैयारी किया है। ग्रेजुएट है, 2 साल का बीएड किया हुआ है, टेट पास किया हुआ है। नौकरी मिलना मुश्किल होता है, उसके बाद भी कंपटीशन एग्जाम देकर हम नौकरी लगे। उसके बाद फिर अचानक कोर्ट का डिसीजन आता है कि आप अयोग्य हैं। मैं बोलता हूँ कौन से लोकतंत्र में होता है सर। आज हर किसी को बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं तो राजनीति करते हैं, कांग्रेस के टाइम में भर्ती हुआ है, भाजपा के टाइम में भर्ती हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। हम वो सब नहीं जानते सर, हम सरकार के एम्प्लॉय हैं। सरकार नियम के अनुसार हमने भर्ती लिया है और सरकार को इसका समाधान निकालना है जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है। हम कोर्ट में जज को नहीं चुनते हैं, हम सरकार को चुनते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हमने चुना है विष्णुदेव साय सरकार जी को, और वो हमारी समस्या का समाधान करे, और इसका समाधान एक ही है सर, समायोजन। तो दोस्तों यहाँ से हम और कंटिन्यू करते हैं, लोगों से बात करते हैं। रात के 11 बज चुके हैं और हमारे जो शिक्षकगण हैं, शिक्षक वर्ग है, वो अभी भी यहाँ पे आंदोलन में है, यहाँ पे अनशन पे है, इंतजार कर रहा है कि कब सरकार तक इनकी बात पहुंचे और सरकार इनके लिए कोई मध्यांतर में रास्ता निकाले, इनकी समस्याओं को हल करे। अब हम जाके जरा इनसे पूछते हैं कि और क्या क्या समस्या थी और इनकी जो जर्नी थी। पहले मैं आपको बता दूं, ये शिक्षक वो शिक्षक हैं जो 350 किलोमीटर चलकर अंबिकापुर से रायपुर आए हैं। आइए समझते हैं इनकी जर्नी के बारे में, और भी चीजें इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग एक बहुत लंबा रास्ता तय कर आए हैं, ठीक है? तो रास्ते भर में आप लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग किसी मिलिट्री ग्रुप के नहीं हैं, आप लोग उस तरह से ट्रेंड नहीं है, आप लोग फिजिकली उतने ट्रेंड नहीं है, आप लोग ज्ञान बढ़ाने के लिए ट्रेन हुए हैं अपने जीवन में। तो क्या शारीरिक समस्याएं, क्या प्राकृतिक समस्याओं का सामना आपने किया अपनी जर्नी में, मुझे बताइए। आप नाम बताएंगे? जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र सोनी है। जी सर, जैसे हम लोग अनुनय यात्रा निकाले हैं तो उसमें तो सर रहने के लिए, खाने के लिए, कहीं पर बीच में जंगल आ गया तो इसी फुटपाथ में सो जाते थे, और 350 किलोमीटर से हम लोग सर पैदल चल के आए हैं, तो तकलीफ तो बहुत है सर। हम लोग को बस यही है कि न्याय चाहिए सर, समायोजन करे सरकार। हम लोग का मांग यही है, जहाँ पर भी मिलता था कुछ भी खा लेते थे, फिर पैदल हम लोग वहाँ से अंबिकापुर से यहाँ आए हैं। 5 दिन हो गया। 5 दिन के सफ़र में हम लोग बिलासपुर से होते हुए अंबिकापुर से रायपुर पहुँचे हैं कल। आप लोग इतना लंबा ट्रैवल करते हो जब, तो फिर ऐसे में 5 दिन आप लोग ट्रैवल किए, तो खाने के लिए, पानी के लिए, इन सब व्यवस्थाओं को आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? सर मैं तो अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ। 5 दिन से पिछले नारा लगा के हर चीज़ें जो कर रहा था, सबकी व्यवस्थाएँ कर रहे थे हम लोग। अपने से सबसे थोड़ा-थोड़ा सबसे सहयोग राशि लिए और उसी के तर्ज पर सब अपना खाना बनाए और वहीं खाना खाए। मैं तो अंबिकापुर से आ रहा हूँ, वहाँ 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता तापमान। अभी भी देखिए कुछ नहीं पहना हूँ। मतलब वहाँ की ठंडी और यहाँ की ठंडी में बहुत फ़र्क है, इसलिए मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ से पैदल आते-आते हमारा पैरों में छाले तक पड़ चुके हैं। लेकिन सरकार अगर हमारी आजीविका बचाना चाहती है, तो कभी भी बचा सकती है, अगर हमारी बातें सुने। और नहीं करना चाहेगी सर, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद आत्मदाह करने के अलावा और क्या सामने क्या है? क्या आ सकता है और? नहीं, लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? आप लोग देश के शिक्षक हैं, आप शिक्षक वर्ग से आते हैं, और आप लोगों का हौसला देखते हुए देश का बच्चा, देश का युवा आने वाले समय में खुद को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र महसूस करेगा। इस तरह से आप बिल्कुल ना सोचें कि आत्मदाह। सरकार है, सरकार ज़िंदा है, और सरकार को आप ही लोगों ने चुना है। मध्यांतर का रास्ता निकालना उनकी ज़िम्मेदारी है, और वो ज़रूर निकालेंगे। आप अपनी बात हमारे माध्यम से तक उन तक पहुँचाएँ, बिल्कुल पहुँचाएँ। सर हम लोग हर माध्यम से पहुँचा चुके हैं उनकी बात। वो बस आश्वासन देते हैं, हमें लिखित आश्वासन, हमको मानसिक प्रताड़ना से बाहर निकालना चाहिए उनको, कि हम एक ठोस निर्णय देते कि आप लोग की नौकरी सुरक्षित होगी, आपको कहीं निकाला नहीं जाएगा। लेकिन ये चीज़ें सामने आ ही नहीं रही हैं, तो आदमी करे तो करे क्या? अच्छा, आप लोग इतना आंदोलन किए, अभी तक सरकारी वर्ग, सरकारी अमले से किसी अधिकारी ने स्वयं आपसे आकर बात की है? सर आज एक हमारे तहसीलदार सर थे, वो आए थे, उनको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने ज्ञापन सौंपा कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए और हमारी नौकरी बचाए। सर मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, आपने पूछा कि मतलब
क्या आश्वासन मिल रहा है, कैसे हो रहा है। तो सर हमारी लड़ाई 11 अगस्त 2023 से चल रही सर, और जिस टाइम बीजेपी जो सरकार थी, अभी जो करंट में पक्ष में है, वो विपक्ष में थी, तब माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने उस टाइम नो हमारे पक्ष में सर उन्होंने पोस्ट किया था सरकार से, उस टाइम तत्कालीन सरकार से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में क्या बोलते हैं अच्छे से फैसले लीजिए, एक बीच का रास्ता निकालिए करके। और उसके बाद फिर 2 काउंसलिंग हुआ सर, और उसके बाद फिर सरकार जब चेंज हुई तब 2 काउंसलिंग फिर क्या बोलते हैं बीजेपी की सरकार में हुई, और बीजेपी की सरकार में भी हमारे शिक्षक वर्गों ने ज्वाइन किया। तो सर इसके बाद फिर हम लगातार संघ से, संगठन से, मैं बोलना चाहूँगा संघ से और संगठन से भी हम मिलते रहे। एक-एक व्यक्ति सर, आप जितने विधायक बोल दीजिए, जितने सीटें हैं उतने विधायक से हम लोगों ने मिला है, और सबका एक ही जवाब रहता था, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, आप लोग की नौकरी नहीं जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी से बोले, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा आपकी नौकरी नहीं जाएगी, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, किसी को नौकरी नहीं जाएगी। माननीय ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी ने भी नहीं कहा कि नौकरी नहीं जाएगी किसी की, लेकिन आज ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं सर, बताइए। हम लोग क्या अपराधी है सर? नक्सलाइट सर जो होते हैं ना, लोगों को मार देते हैं, फोर्स को मारते हैं सर, उनको भी समर्पण करते हैं, सरकारी नौकरी दे देते हैं। हम तो सर पढ़ लिख के आए हैं सर। ये बहुत ही ज़्यादा गहरी बात इन्होंने करी है, क्योंकि बीते दिनों से हम देख ही रहे हैं विष्णुदेव साय सरकार लगातार नक्सलियों के समर्पण के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दे रही है, उन्हें रिहैब में डाल रही है। उनके जीवन यापन का कोई ना कोई अरेंजमेंट, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए निकाला जा रहा है। जो लोग हथियार उठा के क्रांति की सोच रखते हैं, उन लोगों के लिए अगर सरकार कर सकती है, तो जो लोग क्रांति करना सिखाएँगे इस देश को, उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। यह हमारी ओर से नम्र निवेदन है। अब आगे चलते हैं और पूछते हैं कि आप सर कुछ क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बताना चाह रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ैक्टली गवर्नमेंट आपसे क्या कह रही है और आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या नज़रिया है? जी सर। हमारे सुप्रीम कोर्ट जी ने का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने बोला कि प्राइमरी में बीएड वाले क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। इनको मिडिल क्लास या हाई क्लास में रखना चाहिए। लेकिन हम बताना चाहते हैं सर कि हम जो शिक्षक जिनका जॉइनिंग हुआ उसके 2 महीने पश्चात ही नवोदय विद्यालय एवं एकलव्य विद्यालय जैसे एग्ज़ाम होना था। उस एग्ज़ाम में हम 2 महीने में बच्चों को इस प्रकार तैयार कराए हैं कि हमारे संकुल में आज बहुत सारे बच्चों को नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय जैसे स्कूलों में चयन हुआ। और इस 2 महीने में अगर हम लोग ये करके दिखाए हैं, तो इससे बड़ा क्वालिटी एजुकेशन का और उदाहरण कहाँ मिलेगा सर? और सर क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे पा रहे हैं, हमने दिया भी है, इसका हमारे पास प्रमाण भी है, और हम चाहते हैं कि आगे भी हम अपना इसी प्रकार सहयोग देते रहें। इसी वजह से हमने 350 किलोमीटर का यात्रा पैदल चल के आए हैं, और बहुत सारी यातनाएँ सही सर, पैर थक गए हैं, शरीर सुस्त हो चुका है, मन भी थकने लगा है। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हम गुहार लगाते हैं कि सर हमें हमारी जॉब को मत छीनें। हमारे बूढ़े माँ-बाप अभी भी घर में हैं, वो आस लगाए बैठे हैं कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं जाएगी, और उनका पालन-पोषण हम अच्छे से कर पाएँगे सर। तो जैसा कि आपने देखा, सिर्फ़ समस्या ऐसी नहीं है कि इन शिक्षकों के साथ समस्याएँ हो रही हैं, इन शिक्षकों के पीछे इनके परिवार हैं और उन परिवारों की उम्मीदें हैं। जो सरकार हमेशा अपने वोट बैंक और वोट्स को काउंट करते समय ये ज़रूर देखती है कि एक घर में कितने लोग हैं, वो अब फिर से देखे कि इनकी जब नौकरियाँ जा रही हैं, तो एक घर में कितने लोग हैं। तो और भी बातें हम करेंगे इनसे, और भी चीज़ों को समझेंगे हम इनसे। थोड़ा-सा हम भी भावुक हैं, ये भी भावुक हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा माहौल को चेंज करते हैं। थोड़ा-सा हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि भई आप लोग शिक्षक हैं, लाइक थोड़ा-सा लाइट मूवमेंट को करते हैं। आप सब शिक्षक हैं, आप लोगों का हौसला नेक्स्ट लेवल पर है, आप लोगों की एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, आप लोग गिव अप नहीं करोगे। हम भी आपके साथ हैं, लेकिन मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा-सा कैजुअल वे में पूछना चाहूँगा सर कि आप लोग इतनी लंबी जर्नी करके यहाँ तक पहुँचे। यहाँ जब पहुँचे आप लोगों को, तो ये जो सारा अरेंजमेंट हुआ, इसमें क्या सरकार का किसी प्रकार का समर्थन था? नहीं सर, ये जितने भी अरेंजमेंट कराए हैं, परमिशन वगैरह लिए हैं सरकार से कि धरना नहीं, प्रदर्शन परमिशन, धरना प्रदर्शन की परमिशन अरेंजमेंट हम स्वयं से करे हैं सर, सब अभी अपने-अपने खर्चों से किया हुआ है। सबके थोड़ा-थोड़ा सहयोग राशि जिससे जितना बन पाएगा, उतना हम लोग कलेक्ट किए। उसके बाद उससे जितना व्यवस्था हो पाएगी, उसका अरेंजमेंट किया हमने। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है, सर हमको बिलासपुर में जब हम आ रहे थे, तो हमको सबसे पहले अनुनय यात्रा का परमिशन दिया गया, उसके बाद फिर उसको रोक दिया गया।
अचानक रोक दिया गया क्या मतलब? मतलब उसको निरस्त कर दिया आदेश परमिशन आदेश मिलना मतलब परमिशन के बाद आदेश को फिर निरस्त किया। फिर निरस्त किया गया। पहले रात को परमिशन मिला एक ओके। दिन पहले, उसके बाद दूसरे दिन 11 बजे सीधा हमको क्या बोलते हैं आ रहे थे तो सीधा पकड़ के जेल में बैठाने लगे। पुलिस थाने में सीधा थाने में? सीधा थाने में, जबकि हमारे पास परमिशन था। उसके बाद हमको बोला गया कि आपका परमिशन रद्द हो गया है, अब आपको लिखित में देना पड़ेगा कि इसके बाद आप कोई रैली धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे ऐसे करके। तो अपनी हक को आवाज को उठाने के लिए भी हमको उस हद तक भी ये किया गया सर, रोका गया लोकतांत्रिक वे में कि हम अपनी नौकरी भी बचाने के लिए अपनी आवाज को न उठाए। तो ये सर उसके बाद फिर हम जैसे भी हो सके रायपुर तक पैदल पहुंचे कैसे और शाम तक पुलिस हमारे पीछे थी कि कैसे भी करके इनको तितर बितर किया जाए, भगाया जाए यहाँ से। कैसे भी करके हम दूसरे दिन यहाँ पर रात को 12-1 बजे तक हम लोग रायपुर पहुंचे सर। और आज फिर हमको यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं सर, हमको सिर्फ हर चीज अपने पैसे से अपने पंडाल से आकर यहाँ बैठना पड़ा, चटाई बिछाना पड़ा, इवन पानी भी अपनी व्यवस्था करना पड़ता है सर पीने के लिए। और बाकी सब यहाँ पे जो नियमित दिनचर्या के लिए रहता है सर निस्तारी, वो तो है ही नहीं। तो हमारे देश के मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे केंद्र सरकार हो गई, इन सबका एक गोल है स्वच्छ भारत अभियान और इसके तहत ये जगह-जगह स्वच्छता के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं। आप लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, आपके रहने, खाने और शौच जाने से लेके हर तरह की समस्याएँ होती हैं। तो क्या आप लोगों के मन में ये नहीं आता शिक्षक होने के लिए कि हमने देश के भविष्य को पढ़ाने का ज़िम्मा उठाया है और उसके बावजूद जो हमारे आस-पास के हालात हैं, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित हालात महसूस नहीं होता है। इस पे आप लोग महसूस कैसा होता है? बहुत बेकार महसूस होता है सर। जब हम स्कूल में जाते हैं एक बच्चे को, जब हम बताते हैं कि अपने देश को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, बाहर जब आकर हम अपनी स्थिति सरकार के सामने ऐसी देखते हैं तो सर तो हमको शर्म आता है कि हम बच्चों को कैसे वहाँ सिखाते हैं करके। ये बोलना चाहूँगा सर कि मैं जैसे सरकार अपने आस-पास की चीज़ों को, अपने बंगले को साफ रखती है सर, हमारे भी लिए भी नौकरी बचाए और हम भी अपने देश को अच्छे से साफ रखें ताकि विद्यार्थियों को अच्छी चीज़ सिखा सकें। सर मेहनत इतना करते हैं हम लोग स्कूल में जाकर। आप पूछ रहे थे भाई से कि हमारे साथी से कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, नवोदय में चयन करवाते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा सर, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता नवोदय और एकलव्य क्या होता है। नवोदय एकलव्य में चयन कराने का मतलब होता है सर, आदिवासी बच्चे जो होते हैं बस्तर और सरगुजा संभाग के, आप यहाँ का परिवेश अलग रहता है पढ़ने का, वहाँ का परिवेश अलग रहता है। उनको डीप में जाकर उनको हिंदी बोलने नहीं आता है, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, अल्फाबेट नहीं समझते हैं सर, हिंदी तो दूर की बात है। उस परिस्थिति में उनको गणित सिखाकर उस लेवल तक लाकर नवोदय के परीक्षा को, जिसमें 100 नंबर के पेपर में 95 प्लस लाना पड़ता है, तब जाकर आपको नवोदय का सिलेक्शन मिलेगा। हमारे चारामा से सर 28 बच्चे हमने सेलेक्ट करवा के भेजे हैं। उस स्थिति में हम लोग भी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और हमको कोई संस्थान, इस देश का सर्वोच्च संस्थान टिप्पणी कर रहा है कि इनको क्वालिटी एजुकेशन देने नहीं आता है। शर्म बहुत, आती है। बहुत, बहुत ज़्यादा मतलब दुखदाई स्थिति है ये कि जैसा कि आपने समझा कि नवोदय में, एकलव्य में कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और उस जटिल प्रक्रिया को पार करने के लिए ही ये शिक्षकगण, ये शिक्षक वर्ग है, जो उन बच्चों को तैयार करता है। आदिवासी बच्चों को तैयार करने का मतलब आप उसी क्षेत्र में आके समझ पाएँगे जहाँ पे आदिवासी होते हैं। कभी छत्तीसगढ़ घूमना, देश के जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, उन सबसे मेरी यही गुज़ारिश है कि कभी अगर आप छत्तीसगढ़ आएँ, तो ज़रूर आदिवासी वर्ग के बच्चों से मिले, आदिवासी वर्ग से मिले। वो वैसे नहीं होते जैसे हमें पिक्चरों में, सीरियलों में और प्रोपेगेंडा पिक्चर और मूवीज़ में दिखाया जाता है। वो बहुत अलग होते हैं, वो बहुत मासूम होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि शिक्षा असल में क्या है। उन्हें सिर्फ़ ये मालूम होता है कि ज़िंदगी सुबह शुरू होती है, शाम खत्म होती है और फिर से अगले दिन हमें वैसे ही जीनी है। ये वो शिक्षक हैं जो उन सब के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, इसलिए देश के बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि इन शिक्षकों की जो भी समस्या है, इन शिक्षकों को जो भी तकलीफ़ें हैं, वो सारी चीज़ों का निवारण सरकार करे, कोई बीच का रास्ता निकाले और हम भी इतनी उम्मीद करते हैं। हम भी वोटर हैं, ये सारे ही वोटर्स हैं, तो सरकार से सिर्फ़ उम्मीदें की जा सकती हैं। सरकार से बस हम लोग का एक ही मांग है सर कि हम लोग का समायोजन करे कहीं भी, क्योंकि हम लोग 1.5 साल से सेवा दे रहे हैं। सबकी आजीविका है, परिवार है, 3000 बीएडधारी हैं, उनके साथ-साथ उनके परिवार की भी आजीविका जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ सर न्याय किया जाए और सरकार से हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग का समायोजन कर दें।
सर मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारी भर्ती में बस्तर और सरगुजा संभाग में भर्ती हुआ था सर, जिसमें रिजर्वेशन को अमूमन 50% रखा जाता है, लेकिन हमारी भर्ती में रिजर्वेशन 70% था सर। हमारी जितने भी 3000 बीएड है सर, उसमें से लगभग 1700 लोग, 1700 परिवार सर एसटी वर्ग के हैं, आदिवासी वर्ग के हैं। आज उनको अगर नौकरी से निकाला जाता है सर, बताइए सीधे एक आदिवासी परिवार को सीधा बेघर किया जा रहा है। मतलब ये तो साफ बात हो गई कि पहले सरकार आदिवासियों को रिहैब करने और डेवलप करने की बात करती है, उन्हें फैसिलिटीज देने की बात करती है, और उसके बाद जब उन्हें बुनियादी फैसिलिटी मिल रही होती है, एकदम शिक्षा जिसे हम मानते हैं बुनियादी जरूरत जो होती है, जब उन्हें मिलती है तो आप शिक्षकों की नौकरी पे बात ले आते हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का आदिवासी हल्का कैसे ऊपर आएगा, वो तबका कैसे ऊपर आएगा जिसे आप ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ स्ट्रैटेजी है या फिर जमीन पे कुछ करने की वाकई इच्छा है? और भी बात करेंगे और भी समझेंगे लोगों से। हाँ सर, सर नाम पहले नाम बता मेरा दीजिए नाम आप। रोहित साहू है। बताइए आप क्या करते हैं? मैं सहायक शिक्षक हूँ। सहायक शिक्षक, ओके। सर हमारे देश का कानून ये कहता है कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम 2897 बिना दोषी की ही सजा भोग रहे हैं। मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वाक़ई में जो शिक्षक तबका है, मतलब आप सब जानते ही हैं, हम भी बड़े हुए हैं, यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ खड़े हैं, तो वो शिक्षक ही होते हैं जो हमें काबिल बनाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे और क्या समस्याएँ हैं? आप बहुत सर मेरी उम्र 32 साल हो गई है। इतने साल मेहनत करने के बाद आज मुझे जॉब मिली है। मेरे 1.5 साल अपने बच्चों को पढ़ाया, और ये मैं अगर मेरी जॉब चली जाती है तो ये सरकार मेरे को ये 1.5 साल देंगे क्या? मेरे 1.5 साल तो ऐसे ही ख़त्म हो गए ना। अब मेरी उम्र ऐसा है कि पढ़ाई ऐसा है कि उस उम्र के साथ पढ़ाई आप नहीं कर पाएँगे, और देश में छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी इतनी है कि जॉब भी नहीं आ रहा है। तो हमारा जॉब कैसे लगेगा? अगर सरकार हमें निकाल देगी तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे? और मैं कवर्धा क्षेत्र से हूँ और हमारे गृह मंत्री जी वहीं से हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने गलती की है, उनको पता था फिर भी उन्होंने नियुक्ति दी। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने 2 काउंसलिंग की जो नियुक्ति है वो बीजेपी सरकार ने भी दी है। तो उसकी गलती कौन है? उसकी गलती कौन बताएगा? अपनी ज़िम्मेदारी से हट रहे हैं। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारा समायोजन करे, हमें नौकरी के बदले नौकरी ही दे। तो सर हैं जिनसे हम कुछ बातें करेंगे। सर अभी आप कुछ विष्णुदेव साय सरकार को आश्वासन और ऐसी कुछ बात आप बता रहे थे, और आप मुझे दिखा भी रहे थे कि उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, और प्रॉमिस करने के बाद धरातल पे कुछ और हो गया। क्या था मामला? एक्चुअल में क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें दुविधा में थे कि जॉब का कुछ भी हो सकता है करके। लेकिन एक टाइम आया जिस टाइम पे सीएम साहब ने खुद बोला था मीडिया में आके कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद हम लोग ने अपने भविष्य की रणनीति तय की। किसी ने शादी कर लिया, किसी ने लोन ले लिया, क्योंकि अब जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो ही अगर ये बोल रहे हैं किसी भी इंसान को किसी भी हालत में नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो इस आश्वासन के दम पे हम लोग ने भविष्य के लिए की चीज़ें की हैं। नेताओं को ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब वो आश्वासन देते हैं तो आम आदमी उस आश्वासन को उम्मीद की किरण की तरह देखता है, और उसके बाद अपने जीवन यापन में आगे बढ़ जाता है, ये सोच के कि सरकार जिसे हमने चुना है वो हमारे साथ है। लेकिन बड़ा खराब तब लगता है कि ऊपर वाले की बातें तो शाब्दिक होती हैं, लेकिन जब वो धरातल पर आती हैं तो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो वो कितनी ज्यादा दर्दनाक होती हैं, दर्द भरी होती है, ये यहाँ पे सारे लोगों के चेहरों को देख के आप समझ सकते हैं। तो ये थी रिपोर्ट ग्राउंड से, क्या हालात है शिक्षकों के, कैसे वो जी रहे हैं इस सर्द रातों में, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे बड़े लोग जब कहानियां, जैसे कि मैंने बताया कि बड़े लोग अपनी कहानियों में अक्सर बताते हैं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे तो हम कामयाब हैं। आज ये शिक्षक पढ़ाने वाले इसी स्ट्रीट लाइट के नीचे आ चुके हैं। तो हम भी ये देखना चाहेंगे कि स्ट्रीट लाइट के नीचे आने के बाद भी क्या शिक्षकों पर सरकार की नजर पड़ती है, क्योंकि रोशनी तो पर्याप्त आ चुकी है, क्या नजर पड़ेगी सरकार की? आज हम आए हैं जहां शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
हज़ारों की संख्या में यहाँ शिक्षक-शिक्षिकाएँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अंबिकापुर से इतनी दूर से चलते हुए आए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ रहने-खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ बाथरूम नहीं है, औरतों को कैसी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, शिक्षिकाओं को क्या प्रॉब्लम हो रही है। आज हम जानते हैं उनसे उन्हीं की ज़बानी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ रहने-खाने की व्यवस्था नहीं है, लोग इतने दूर से यहाँ आए हैं अपनी माँगों को लेकर, तो हम इनसे बात करते हैं कि इनको किस-किस परेशानी का यहाँ सामना करना पड़ा, ये किस चीज़ से जूझ रही हैं यहाँ? मैम, हम लोगों को बहुत सारी समस्याएँ झेल रहे हैं हम लोग। हम लोग सरगुजा से पदयात्रा करते हुए आए हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं तोता स्थल पर। तो वहाँ आते ही हम लोग को बीच में बहुत सारे मतलब ठंड पड़ रही थी और बच्चे भी पकड़े हुए थे। तो बच्चों को तो बीच-बीच में रो कर के हम लोग किसी गाड़ी में बैठा देते थे। उसके बाद हम लोग आगे ही निकल के कहीं भी मतलब कोई सामुदायिक भवन वगैरह है, वहाँ जा कर के रुक कर के हम लोग अपना बीच-बीच में रुक-रुक कर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तोता स्थान तक। और हम लोग अब सरकार से उम्मीद लगा कर के बैठे हैं कि हमारी नौकरी जल्दी से सुरक्षित करे तो हम लोग अपने-अपने घर जाएँ। फिलहाल तो परेशानी झेल रहे हैं, पूरे साथी लोग सब यहीं पे सोए हैं, मेरा छोटा बच्चा सोया है यहाँ पे, खाने का व्यवस्था नहीं है। अभी शाम को ही मतलब रात को अभी 10 बजे हम लोग एक टाइम खाना खाए हैं मैडम। सुबह से बहुत परेशान हैं हम लोग। और बिलासपुर में भी हम लोगों को पुलिस रोक दिए थे, तो वहाँ भी हम लोग इधर-उधर हो गए थे, उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ पदयात्रा को रोके नहीं, वहाँ से आउटर एरिया से निकलते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने बच्चे के साथ यहाँ आई हैं, आपके परिवार वाले हैं जो घर में होंगे, उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी, उन आपको भी बहुत मेंटली स्ट्रेस हो रहा होगा। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक छोटा 3 साल का है, उसको मैं लेकर के आई हूँ और 8 साल का बच्चा जो मेरे साथ सरगुजा से पदयात्रा करते हुए आया, वो अपनी दादी को बोल रहा था कि दादी, मैं बोलूँगा क्या चाहिए? तो आप न्याय चाहिए, मेरी मम्मी को न्याय चाहिए बोलिएगा। मतलब इसका प्रभाव सीधा बच्चों पर भी असर पड़ रहा है। अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकती, मैं बेसहारा हो जाऊँगी। मेरे हस्बैंड भी कमाने वाले नहीं हैं, मैं ही बस कमाने वाली हूँ घर में। तो मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा और फिर इन बच्चों का भरण-पोषण करने में बहुत कठिनाई आएगी मैम। और फिर एज लिमिट भी एज बार होने वाला है, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं सरकार से विनती करती हूँ कि हम सभी सभी साथी 3000 जितने भी सहायक शिक्षक हैं, सभी की नौकरी सुरक्षित करें। यहाँ आप लोग रह रहे हैं, यहाँ मैं देख सकती हूँ कि गंदगी है, सफाई नहीं है या आप लोग कैसे यहाँ मैनेज कर पा रहे हैं इस मौसम में, इतनी सर्दी में आपको क्या-क्या परेशानियाँ हो रही हैं? क्या सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली है या कुछ? नहीं मैम, हमें कोई मदद नहीं मिली है और यहाँ बहुत सारी परेशानी है, जैसे मच्छर का प्रॉब्लम है और यहाँ की जो खिड़की है वो ना लॉक नहीं हो रहे हैं, तो बाहर से ठंडी हवा और कुछ भी आ सकता है ना, खिड़की लॉक नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ भी आ सकता है, मतलब हम लोग अनसेफ फील कर रहे हैं, ऐसा है। हमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी मदद नहीं मिली है मैम, बहुत सारी परेशानी है। एक तो अनहाइजीन जगह है, आप बाहर देखे ही हैं कैसे हम लोग धान वगैरह रखाया है, उसमें खुजली का प्रॉब्लम है, बहुत सारे हैं, गाय-वाय आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है मैम। तो आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस सरकार से अनुरोध कर सकती हूँ कि हम लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं, वो भी इतने दिन से, तो बस हम लोग की नौकरी को किसी भी तरह सुरक्षित करे। कैसे भी करके हमारे कष्ट को देखे सरकार, एक बार हमारी ओर रुख तो करे। हम लोग कितने टाइम से ऐसा कर रहे हैं, मैम हैं जैसे बच्चे वाले हैं, मैं खुद बैचलर हूँ, मेरे घर मेरी भतीजी है, वो मेरे को आज पूछ रही थी कि बुआ आप वहाँ क्यों बैठे हो? धरना मतलब क्या होता है? आप तो जॉब में हो ना, धरना मतलब क्या क्या माँग रहे हो? किससे क्या माँग रहे हो? ऐसे पूछ रही थी, तो मैं उसको क्या बताऊँ कि धरना मतलब क्या, मैं क्यों माँग रही हूँ? मतलब वो 8 साल की है, 8-9 साल की, वो बोलती है कि आपको तो जॉब मिल गया था, अब आप क्यों माँग रहे हो किसी से? क्या माँग रहे हो? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मैम। बच्चों के ऊपर भी असर पड़ रहा है, मेरे मम्मी-पापा बहुत परेशान हैं, एजेड हो गए हैं, बहुत खुश थे उन लोग और ऐसे सब में मतलब हर कोई देखना चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा कम्फर्ट ज़ोन में रहे करके। अब मैं ऐसी हूँ तो मेरे घर में सब परेशान हैं, उनको नींद भी नहीं आ रही है ऐसे में तो। नारा एक ही मांग, समायोजन समायोजन, एक ही नारा एक ही मांग, समायोजन समायोजन, अंबिकापुर ले आवतन, समायोजन मांगा था, कोंटा ले आवतन, समायोजन मांगा था, जसपुर के छेद ले आवतन, समायोजन मांगा था, अरे
समायोजन मांगा था जगदलपुर ले आवा था समायोजन मांगा था रेंगत रेंगत आवा था समायोजन मांगा था अंबिकापुर ले आवा था समायोजन मांगा था उदयपुर के उत्तर ले आवा था समायोजन मांगा था जगदलपुर के दक्षिण ले आवा था समायोजन मांगा था चरामा के पश्चिम ले आवा था समायोजन मांगा था तो क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए? समायोजन समायोजन क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए? समायोजन समायोजन